नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। पॉलिटिकल की क्लासेस चल रही है अपनी, और अब जो है साथियों ज्यादा दिन नहीं लगने वाले हैं। लगभग मान के चले आप कि 8 से 10 क्लासेस और आपकी पॉलिटिकल जो है वो पूरी हो जाएगी। तो ये एक लंबा सफर जो अपन ने तय किया है। और प्रथम प्रश्न पत्र जो सेकंड ग्रेड का अपने चल रहा है काफी समय से, पूरी तरीके से निःशुल्क क्लासेस पूरी पूरी की पूरी यूट्यूब पर ही है। क्लासेस के लिए आपको कहीं कोई ऐप की जरूरत नहीं है, कहीं कोई फीस की जरूरत नहीं है। आप निरंतर क्रमबद्धता के साथ में देख सकते हो। तो बस पढ़ने वाला चाहिए, नोट्स मेकिंग पैटर्न पे है। नोट्स बना के बहुत बेहतरीन कलेक्शन के साथ में आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे और आपके खुद के हाथ से बने हुए होंगे, तो आपके लिए कारगर भी है। सब कुछ है साथियों, ठीक है। तो अब अपन अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य, क्योंकि दोनों ही छोटे छोटे टॉपिक है। एक ही क्लास में दोनों साथियों पूरे हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में फिर अपन आगे राष्ट्रपति वगैरह वो जैसे भी सिलेबस में है उस तरीके से अपन इसको पूरा कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं साथियों आज की इस क्लास को। देखो, जहां से प्रश्न बनते हैं ना, उन चीजों को समझना सबसे पहले कि प्रश्न कहां से बनते हैं। यदि आप अभ्यास भी करते हो तो उसमें देखो, ज्यादा मतलब आपको अपने लिए उस विषय को कठिन बनाने की आवश्यकता नहीं है, उसको सरल बनाओ। प्रश्न जो बनते हैं वो पता होने चाहिए। तो नीति निदेशक तत्व है, आपके मूल कर्तव्य है। इनमें क्या होता है कि प्रश्न बनते हैं ना, सबसे पहले और सबसे ज्यादा प्रश्न जो बनते हैं वो ये पूछा जाता है कि इनका वर्णन कौन से भाग में है, ठीक है ना, कौन से अनुच्छेद में है। और कई जने बच्चे बच्चियां सब मतलब विद्यार्थी जितने भी हैं सब यहीं पे गलती कर देते हैं कि यहाँ पे ही एक तो मूल कर्तव्य आपको भाग याद रखना है, एक नीति निदेशक तत्वों का भाग ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। इसको नीति निदेशक करना, ठीक है, निर्देशक नहीं है, नीति निदेशक। तो भाग 4 में वर्णित है, ठीक है। भाग 4 में तेज बहादुर सप्रू समिति ने इसकी सिफारिश की थी 1945 में, जब तेज बहादुर सप्रू समिति गठित हुई थी तब इसकी सिफारिश की थी कि नीति निदेशक तत्व होने चाहिए। नीति निदेशक तत्व क्या है साथियों? एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए कुछ नियम है, मतलब कुछ नीतियां हैं, ठीक है ना। नीति बताए ना, नीति निदेशक के लोक कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। तो ये बाध्यकारी नहीं है या न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो मूल अधिकारों से थोड़े भिन्न हो गए। मूल अधिकार तो क्या हो जाते हैं, न्यायालय की शरण में लेके उनको लागू करवाया जा सकता है, ठीक है ना। ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये वाद योग्य नहीं है। तो इसमें काफी सारे चेंजेस हैं उनकी, यानी कि ये यूं है कि ये यूं समझ सकते हो कि एक ऐसा होना चाहिए राज्य के अंदर, ऐसे प्रावधान होने चाहिए वो बताए गए, लेकिन 100% हो ये जरूरी नहीं है। और इनको लागू करना नहीं करना ये भी क्या है, राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है कि भैया ये नीति निदेशक तत्व है, ये इससे जो है लोक कल्याणकारी राज्य बनेगा, इससे राज्य की जनता को फायदा पहुंचेगा, सबके हितों का संरक्षण होगा, तो आप इन्हें लागू कर सकते हैं। लेकिन राज्यों के ऊपर छोड़ दिया कि भाई आप लागू करना चाहे कर सकते हैं, वो वाली बात है, ठीक है ना। ये चीज थोड़ा सा अंतर है, ठीक है ना। इसकी प्रकृति जो है वो सकारात्मक है। वैसे अनुच्छेद 36 से 51, तो पहला प्रश्न साथियों बनता है यहां से, ठीक है। दूसरा बनता है कि 36 से लगाकर 51 तक, 36 से लगाकर 51 तक जो है वो इनका वर्णन यहां पे किया गया है। ये भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिए गए। अब कल जो आपको ट्रिक बताई थी वो याद होगी, तो आपको पता होगा कि अनी रानी राष्ट्र के 12 आदमी सर ने बताए थे, ठीक है ना। तो आयरलैंड से लिए गए और आयरलैंड ने भी स्पेन से लिए, ठीक है। तो अपने यहां पे जो ग्रहण किया वो आयरलैंड के संविधान से इसकी प्रेरणा ली गई है, ठीक है ना। तेज बहादुर सप्रू समिति द्वारा संविधान में आए और सकारात्मक प्रकृति है इनकी। और मूल अधिकारों की अपन ने कैसी पढ़ी थी, नकारात्मक, ठीक है ना। इनका उद्देश्य साथियों क्या है, सामाजिक आर्थिक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, यानी कि जनता को कहीं ना कहीं ऐसा राज्य जो जनता के लिए इन सभी चीजों को इन सभी चीजों का फायदा पहुंचाता है, ठीक है। अब प्रश्न बनते हैं इनके प्रमुख कथन से संबंधित कि नीति निदेशक तत्वों के बारे में किसने क्या कहा। उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रीनविले ऑस्टिन का पूछा जाता है, संविधान की आत्मा या राज्य की आत्मा बताए हैं, ठीक है। ग्रीनविले ऑस्टिन ने संविधान की आत्मा। केटी शाह का ध्यान रखना कि शाह जो है, आप शाह नाम से वैसे सभी परिचित होंगे, और शाह यानी कि ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं चेक कैश से संबंधित बात होगी। तो वह चेक जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया। क्यों कहा यह केटी शाह ने? इसलिए कहा क्योंकि
राज्य इन्हें लागू करे या न करे ये राज्य के ऊपर निर्भर है। तो इसलिए केटी शाह ने ये कहा। नासिरुद्दीन ने कहा कि नव वर्ष के प्रथम दिन पास किए गए शुभ कामना का ये प्रस्ताव है। तो ऐसे याद रख लेना, नासिरुद्दीन की शुभकामनाएं, नासिरुद्दीन ने दी शुभकामनाएं, इस तरीके से याद रख लेना, ठीक है ना। केटी शाह का चेक, ठीक है, चेक बैंक के नाम भुगतान उसकी इच्छा पर है, और ग्रीनविले ऑस्टिन का संविधान या ग्रीनविले ऑस्टिन की आत्मा, ठीक है, इस तरीके से याद रख लेना। आपको ये तो मुख जबानी याद हो जाएंगे। प्रश्न जो बनते हैं ना सामान्य तौर पे बनते हैं। अब अपन एक एक नीति निर्देशक तत्वों को देख रहे हैं, लेकिन इनमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पॉइंट कर दूंगा कि हाँ भैया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी मान लीजिए पढ़ने तो सभी है, लेकिन फिर भी याद नहीं होते तो चिंता की कोई बात नहीं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी आपको पॉइंट कर दूंगा, ठीक है। अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि राज्यों में संसाधनों के अनुकूल जनता के विकास हेतु नीतियां बनाना, ठीक है ना, कि लोक कल्याणकारी नीतियां बनानी है यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना 37 में। हालांकि 36 और 37 दोनों से प्रश्न बनते हैं कम, ठीक है ना, 36, 37, 38 से भी कम बनते हैं। 38 में है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय युक्त समाज की स्थापना, यानी आदर्शवादी बातें हैं सारी। अनुच्छेद 39 के अंदर क्या है साथियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 39 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अनुच्छेद 39 में है साथियों कि समान कार्य हेतु समान वेतन, ठीक है ना, समान कार्यों हेतु समान वेतन की व्यवस्था, यानी कि स्त्री है चाहे पुरुष है, कार्य समान किया है तो वेतन समान दिया जाए। अब कई जगह अपन देखते हैं कि जैसे मजदूरी के लिए जैसे मजदूरी करते हैं लोग, ठीक है ना, जैसे मकान का ही किसी का काम चल रहा है, अब मजदूरी करते हैं तो मजदूर की मतलब जो रेट होती है वो ज्यादा होती है, और महिला मजदूर होती है, पुरुष मजदूर की ज्यादा है, महिला मजदूर की कम लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये लोक कल्याणकारी राज्यों के अंदर क्या होना चाहिए कि अनुच्छेद 39 के अंतर्गत समान कार्य है तो उसके लिए समान वेतन, ठीक है ना, यानी आजीविका हेतु, और इसके अंदर ध्यान रखना आजीविका हेतु स्त्री पुरुषों को समान अधिकार है, ठीक है ना। ये 39वां आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 39वां इंपॉर्टेंट है, 40वां भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो 39A के अंदर क्या है, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता। मान लीजिए 39A को समझना, मान लीजिए कि कोई आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है और उसको कोई विधिक सहायता, विधिक सहायता से मतलब ये है कि कानूनी सहायता, ठीक है ना, कि उसे उसके द्वारा कोई अपराध हो गया या कुछ भी, मतलब उसको कहीं ना कहीं अधिवक्ता की जरूरत है। तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी गरीबी के कारण बिना अधिवक्ता के ही अपने लिए कुछ दलीलें पेश नहीं करके और डायरेक्ट ही सजा भुगतेगा, ऐसा नहीं है। निःशुल्क विधिक सहायता उसे भी उपलब्ध करवाई जाएगी, वो भी अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए उसे भी ये सहायता दी जाए, ठीक है ना। तो ये 39A के अंतर्गत है। 40 में क्या है, ये इंपॉर्टेंट है 40, ठीक है ना, ग्राम पंचायतों का गठन हो, ठीक है ना, ये 40 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 41 क्या है, निःशक्त जन, निःशक्त जन जो भी है, बड़े बुजुर्ग बेकार व्यक्ति, बड़े बुजुर्ग अलग कह रहा हूं, बेकार अलग कह रहा हूं, सबके बीच में कॉमा है, ठीक है, बड़े बुजुर्ग है, कोई बेकार है, कोई निःशक्त है, मतलब जिसके सामर्थ्य नहीं है कुछ, है ना, वो उनके विकास हेतु नीतियों का निर्माण करना, ये चीज अनुच्छेद 41 के अंतर्गत। अनुच्छेद 42 के अंतर्गत है साथियों की काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता, यहां से ये इंपॉर्टेंट है, प्रसूति सहायता उपबंध, ठीक है। अब इसके अंदर ही जैसे प्रसूति सहायता उपबंध आ जाता है ना, इसके अंदर ही आपके आ जाती है CCL, चाइल्ड केयर लीव, जो 180 दिनों की चाइल्ड केयर लीव दी जाती है, वो CCL लेने का वो भी प्रावधान आ गया आपके अनुच्छेद 42 के अंतर्गत, ठीक है। अनुच्छेद 43 के अंतर्गत साथियों कुटीर व लघु उद्योग तथा सहकारिता से संबंधित, अब सहकारिता जो है साथियों 97 संविधान संशोधन, ठीक है, 97वें संविधान संशोधन से 43 ख के अंदर वैसे इसको जोड़ा गया था। तो 43 के अंदर आप ध्यान रखें, लघु उद्योग और सहकारिता से जुड़े व्यक्तियों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। अब नागरिकों से मतलब क्या है, एक तो होते हैं नागरिक और एक होते हैं व्यक्ति, ठीक है, एक है नागरिक और एक है व्यक्ति। व्यक्ति में तो देखो भारतीय भी आ गए और विदेशी भी आ गए, व्यक्ति के अंदर सभी आ गए, और नागरिक में केवल भारतीय यानी कि केवल नागरिकता जिनको यहां की प्राप्त है वही केवल भारतीय। ये अंतर होता है शब्दों का, और शब्दों का अंतर यदि करना सीख जाओगे तो आप लोगों के लिए पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा, समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो ये अंतर है, इनको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों।
अनुच्छेद 45 के अंदर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। अब देखो राइट टू एजुकेशन है ना, RTE। अब ये क्या है कि यहां ये बाध्यकारी नहीं है, यहां पे है, लेकिन 21A के अंतर्गत जब शामिल किया गया मूल अधिकार में, यानी कि वो अनिवार्य फिर बाध्यकारी हो गया, अनिवार्य हो गया, क्योंकि वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, ये प्रवर्तनीय नहीं है न्यायालय द्वारा। तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा फिर 21A में जोड़ा गया ना, तो वहां से फिर वो कंफर्म है। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के भी पूछा जाता है, तो अनुच्छेद 45 में इसका उल्लेख है। ठीक है, अनुच्छेद 46 के अंतर्गत साथियों अनुसूचित जाति और जनजाति, ठीक है, SC और ST तथा पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा और आर्थिक संरक्षण और प्रोत्साहन का, ठीक है, आर्थिक संरक्षण और प्रोत्साहन संबंधी प्रावधान। ठीक है, अनुच्छेद 43 के अंतर्गत साथियों पोषण स्तर को सुधारने हेतु शराब और मादक पदार्थों पर रोक, यानी कि वहां पे शराब की दुकानों पर शराबबंदी वगैरह जो चीजें आ गई, मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक वगैरह जो आ जाते हैं, वो लोक कल्याणकारी राज्य के हिसाब से वो यहां अनुच्छेद 47 के अंतर्गत इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत साथियों कृषि, पशुपालन और पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम से संबंधित बातें हैं। और 48A आ जाए ना, 48A, तो इसमें वन और वन्य संरक्षण, ठीक है, वन व वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण से संबंधित बातें, ठीक है ना, ये 42वें संविधान संशोधन से इसमें जोड़ा गया। अनुच्छेद 49 में ऐतिहासिक स्मारक स्थलों और वस्तुओं का संरक्षण, जितने भी ऐतिहासिक स्मारक वगैरह हैं ये पूछे जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत साथियों कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभेदीकरण यानी पृथक्करण, ठीक है, इन दोनों का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय शांति सद्भावना के लिए राज्यों का प्रयास। तो ये क्लास जो है साथियों एक से दूसरी बार देखोगे ना, आप लोगों के समझ में आ जाएगी। जो चीजें आपको याद करनी है, एक्स्ट्रा कनेक्टिंग वर्ड जो भी है वो सारे मैंने हटा दिए, और जो चीजें सीधी याद करनी है आपको, जो जिस चीज से सीधा समझ सकते हो, जो एग्जाम में सीधी पूछी जाती है, वही चीज मैंने यहां पे देने का आपको प्रयास किया। नीति निर्देशक तत्व जो है साथियों वो वाद योग्य नहीं है, ये इस नहीं को याद रखना, ठीक है ना। वो धोखो करिया करे एग्जाम के माए, तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या, ठीक है ना, ये नहीं दिखता नहीं है, ठीक है, तो इस पे ध्यान रखना। ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है और मूल अधिकार है, ठीक है ना, मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है, इनकी सकारात्मक है। तो ये नीति निर्देशक तत्व की आपकी छोटी सी क्लास नीति निर्देशक तत्व की इतनी सी थी। अब बात करते हैं साथियों अपने मूल कर्तव्यों की, ठीक है ना। मूल कर्तव्य भी आपके बिल्कुल छोटी सी क्लास है, और ये हालांकि ये 11 के 11 है ना, याद नहीं भी रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आजकल प्रश्न बनाने लग गए इसमें, तो 11 याद करने की भी एक ट्रिक है, ABCDEFGH इस तरीके से याद करना है। और वो आपको मैं सीधा की सीधा, ये हालांकि वन लाइनर का ही अपना है, जो आपको वन लाइनर मिलने वाली है उसी का पेज है, लेकिन वो मिलने में अभी 20-25 दिन बाकी है, क्योंकि उस पर अभी थोड़ा काम बाकी है, और NCERT और RBSE के कुछ तथ्य और संकलित करने हैं उनमें, उस पर वर्क चल रहा है, तो इसलिए वो थोड़ा सा, ताकि थोड़ा रुक के भी देंगे ना, लेकिन वो फायदे वाली चीज होनी चाहिए, तो वो इसलिए अपन रुके हुए। मूल संविधान में शामिल नहीं थे, इस पे ध्यान रखना, मूल संविधान के अंदर शामिल नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन से जोड़े और भाग 4क के अंदर जोड़े गए। भाग 4क में, पिछला जो नीति निर्देशक भाग 4 में, ये भाग 4क में है, और अनुच्छेद 51क के अंतर्गत है, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा इन्हें जोड़े गए, और ये कौन से देश की प्रेरणा से है? सोवियत संघ रूस, कल बताया था आपको संविधान की विशेषताओं में, तो रूस से लिए गए। इनकी प्रकृति भी कैसी है? सकारात्मक है। 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002, उसी से जो है 21A के अंतर्गत अनिवार्य शिक्षा वाला जोड़ा गया, इसमें जोड़ा, और अनुच्छेद 45 याद रखना है आपको, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित, ठीक है। अब ये जो है इसमें देख लेते, देखो भारत और जापान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। अब मूल कर्तव्य भी बाध्यकारी नहीं होते, लेकिन आदर्शवादी होते हैं, करना चाहिए पालन। अनुच्छेद 51A के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, ठीक है ना, कर्तव्य होगा, तो कर्तव्यों का निर्वहन करना अच्छे नागरिक की पहचान है। ए यानी कि एंथम, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का आदर, संविधान का पालन, ठीक है ना, ABCD याद रखना। बी यानी कि बापू, राष्ट्रीय आंदोलन की जब भी बात याद आती है, और बापू के इर्द गिर्द, महात्मा गांधी के इर्द गिर्द अपन पढ़ते हैं, वो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सारी घटनाएं कवर हो जाती है।
तो राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों को हृदय में रखना। कन्फर्म एक्टिविटी, जो संविधान की कन्फर्म, जैसे कि संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, ये भारत के लिए। डिफेंस, डिफेंस यानी कि रक्षा, ठीक है ना, देश की रक्षा तथा आह्वान पर राष्ट्र सेवा। इक्विलिटी यानी कि समानता, ठीक है ना, समानता, भातृत्व बनाए रखना। फैंसी कल्चर, यहाँ पे कल्चर पे ध्यान रखना, ऐप से फैंसी हो गया, फैंसी कल्चर याद अच्छे से रह जाएगा। कल्चर यानी कि संस्कृति, सामाजिक संस्कृति के प्रति आदर भाव। ग्रीन यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण, हरा भरा। प्राकृतिक पर्यावरण कैसा होगा? हरा भरा, ग्रीन, ठीक है ना, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन। ह्यूमनिज्म यानी कि मानववाद, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं ज्ञानार्जन तथा सुधार। इंडियन प्रॉपर्टी, इंडियन प्रॉपर्टी यानी कि राष्ट्रीय सार्वजनिक संपत्ति, ठीक है ना, इंडियन प्रॉपर्टी, राष्ट्रीय सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। ज्वाइंट एक्टिविटी यानी कि सामूहिक गतिविधि को बढ़ावा देना। और नॉलेज यानी कि शिक्षा से आएगा अपने अंदर नॉलेज, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने से संबंधित। और ये जो 11वां है साथियों, ये फिर 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। और ये ऐसे कैसे ABCDEFG याद रख लेना, ये याद हो जाएंगे आप, ठीक है। और ये इतना सिंपल हो गया आप लोगों के लिए। हालांकि मैंने जब तैयारी की थी उस समय मैं भी एक रीडिंग करता था इन मूल कर्तव्यों के, कभी याद नहीं किए, लेकिन अब जब विद्यार्थियों का हित देखते हैं तो अब के प्रश्नों का स्तर भी बढ़ा है, प्रश्नों का लेवल भी बढ़ा है, तो अब ये पूछे भी जाते हैं। तो जब अपन 1 से 2 बार पढ़े और उसको इस तरीके से पढ़े, ढंग से पढ़े, तो ये निश्चित रूप से दिमाग में बैठ जाएंगे। और एक बार बैठ गए तो फिर आपके कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो साथियों, आज की क्लास में अब देखो, अभी तक मैं पॉलिटिकल में अपन ने संवैधानिक विकास पढ़ लिया, संविधान का निर्माण पढ़ लिया, ठीक है, संविधान की विशेषताएं पढ़ ली, मूल अधिकार पढ़ लिए, नीति निर्देशक तत्व पढ़ लिए और मूल कर्तव्य पढ़ लिए, ठीक है। पॉलिटिकल की आप कह रहे थे सर पॉलिटिकल शुरू नहीं की, कब पूरी होगी? देखो, पूरी भी होने की तरफ बढ़ रही है। अब जो है थोड़ी सी, मैं कह रहा हूं 8-10 क्लासेस और पॉलिटिकल आपके हो जाएगी पूरी। और एग्जाम में अभी भी आपके पड़े हैं 3 से 4 महीने पड़े, ठीक है। कहा था आपको समय पे करवा दूंगा, तो बस धैर्य रखो, सारी चीजें जो है अपने अनुकूल ही होगी, तो बढ़िया है। जैसी आपकी पढ़ाई चल रही है, अब जो है लय को बना के रखना, क्रमबद्धता का ध्यान रखना, अब ध्यान भटकना नहीं चाहिए। जो लक्ष्य बन गया है उस पर फोकस रहना है, ठीक है ना। जितना आपका समर्पण होना चाहिए, अब आपका काम है सिर्फ पढ़ना, क्योंकि अब बाकी दूसरी कोई बातें दिमाग में नहीं लानी है, सिर्फ और सिर्फ फोकस होके अपने लक्ष्य को साधना है, ठीक है। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं और ऐसे ही अपनी क्लासेस आप लोगों के साथ रहेगी। साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।